हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने जो टॉपिक है हमारा वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इसमें हम समझेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास ये जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा है काफ़ी वास्ट एरिया रखता है, जो कि 11th बीकॉम सीए सीएस और एनटीए नेट में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुट करे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लगभग घंटा लग सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास देखिए, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो उससे पहले अपने दिमाग में सोचिए, अगर हम अपनी बातें किसी दूसरे व्यक्ति को कहना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ का सहारा लेना होगा? आपका जवाब शायद होगा भाषा, शायद लैंग्वेज। जी हाँ, अगर मैं अपनी बातें आपको बता पा रहा हूँ तो उसका सीधा सीधा एक ही तो मीडियम है जो कि लैंग्वेज है। आप भाषा को ही तो समझ पा रहे हो, है ना। अब ये भाषा बड़ी ही कमाल की चीज़ है भाई। देखिए, अगर इसके रूल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो ये आपके मैसेज को उसी मीनिंग में सामने वाले को समझा देगा जिस मीनिंग में या जिस अर्थ में आप उसको समझाना चाहते हो। और अगर मान ले आपने लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया तो तब जो है काफ़ी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि अर्थ बदल जाते हैं। तो भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके रूल्स, यानी कि उसकी ग्रामर और उसकी लिपि। तो ठीक वैसे ही अगर बात करी जाए बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस को भी अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने डिफरेंट काइंड के यूजर्स को प्रोवाइड करानी पड़ती है और उनको वो सारी की सारी सूचनाएं उसने देनी होती हैं। तो वो इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं वो हो सकते हैं कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के ऑनर्स, और यूँ कहा जाए कोई भी सप्लायर हो सकता है, कोई भी ग्राहक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकते हैं। बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं जिनको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस उनको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कैसे, क्योंकि बिजनेस तो बोल नहीं सकता। बिकॉज ऑफ दैट ही इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन है और वो बोल नहीं सकता, तो वो अपनी बात कहे कैसे? तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया, वो बना अकाउंटिंग का। जी हाँ, हम यहाँ पे अकाउंटिंग को एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ट्रीट करेंगे और व्यवसाय की भाषा के रूप में इसको समझेंगे। और ठीक वैसे ही भाषा वाले नियम यहाँ पे भी भाई, अगर मान लो आपने लैंग्वेज को इस तरीके से रखा कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आए, तो आपने वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करना होगा, कुछ रूल्स आपने बनाने होंगे, कुछ ग्रामर को फॉलो करना होगा, उसकी लिपि को फॉलो करना होगा। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में ये कहाँ से आए? तो इसके लिए लगातार रिसर्च करते रहे। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे फॉर्म करे गए, जिनका काम ही एक था कि रिसर्च लगातार करते रहें और उस रिसर्च के बिहाफ पे वो क्रिएट करें, वो फॉर्म करें कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस जो अकाउंटिंग में सभी के द्वारा मान लिए जाएं, जिससे लैंग्वेज जो अकाउंटिंग है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज का काम कर पाए बिजनेस की। ठीक है, और उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए उसमें जो है लोकेशन टू लोकेशन ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए लगातार शोध करे गए और उन शोध के रिजल्ट में या उन रिसर्चेज के रिजल्ट के रूप में हमको मिला गैप, GAAP गैप, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स थे, ये वो सिद्धांत थे जिनको पूरे के पूरे विश्व ने मान लिया, क्योंकि ये बहुत ही साधारण तो नहीं कह सकते लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है, और इनको माना जाना सभी के फ़ायदे की बात थी, क्योंकि अब जो है अकाउंटिंग को उसके रूल, उसके नियम मिलने वाले थे, जिनके बिहाफ पे अकाउंटिंग अब बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बहुत बेहतर तरीके से शेयर कर सकता था और उसमें कंपैरेटिव की या कंपैरिजन की कैपेसिटी, कंपैरिजन की जो एबिलिटी है वो भी आने वाली थी। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड
इन रूल्स को फॉलो करे बगैर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो क्रिएट कर ही नहीं सकती थी। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था। अब बात अगर करी जाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर डिवाइड करना हो तो देखो इसको अलग अलग नामों से वैसे ही जाना जाता है। कई बार इसको पोस्टुलेट्स कहा जाता है, कई बार इनको कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है, कई बार इनको कन्वेंशंस कहा जाता है, डिफरेंट काइंड के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में 2 अलग एरिया के अंदर इनको बांट देंगे। तो पहला हमारे पास आया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा हमारे पास है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फर्स्ट शुरू करते हैं। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, तो कहता है दीज आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। जी हाँ, जो हमारे पास लेखांकन की पूरी प्रक्रिया है ना, उसके लिए बिल्कुल नींव का काम करते हैं। और बिना इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल स्टेटमेंट्स को तैयार ही नहीं कर सकती, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार ही नहीं कर सकती। और ये जो हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है ना, ये गाइड करते हैं डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनाइजेशंस को कि भी आपने क्या करना है, यानी कि चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को, लेन देनों को कैसे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है और कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी कि फाइनल अकाउंट्स को तैयार करना है। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था। अब यूँ कहा जाए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या थे, तो आपको पहले ही बता दिया कि भी रूल्स हैं भाई और कुछ नहीं है। तो अब इसमें अलग अलग चीज़ों को लेकर रूल्स क्रिएट करे गए। सबसे पहला हम इन सभी को एक बार ओवरव्यू इनके नाम से जान लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, वो आया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, फिर आया हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फिर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट आया, फिर मैचिंग, फिर एक्रूवल, और उसके बाद सबसे लास्ट में ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम यहाँ पे चलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए क्या होता है। अब बात करी जाए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अब तक जब हम यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे थे, एकाकी व्यवसाय की बात कर रहे थे, तो कानूनी रूप से वो व्यक्ति जो बिजनेस का मालिक है और वो बिजनेस, उसमें कानूनी रूप से कोई भी अंतर नहीं किया जाता था। यानी कि मालिक ही बिजनेस है, बिजनेस ही मालिक है, इस थ्योरी को फॉलो किया जाता था। बट जैसे ही हमारे पास गैप्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया, तो एक जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया गया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, हम इसको थोड़ा सा जो है अलग करते हैं। वो क्या अलग किया, उन्होंने क्या किया, या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मालिक से अलग है, ऐसा यहाँ पे तय किया गया। ठीक है, क्या हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मालिक से अलग माना गया। यानी कि बिजनेस और मालिक 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून ने मान्यता दी है, और मालिक वो बंदा है जिसने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है। अब इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आने के कारण मालिक जो है वो व्यवसाय का सिर्फ एक कर्जदाता मात्र रह गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे पास बात थी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हैं कि व्यवसाय को मालिक से सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, बस यही बात। अब बात हुई कि इस कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी अकाउंटिंग पे, हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस के ऊपर। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही ये लागू किया गया तो सबसे पहले तो बात, जो मालिक है, जो ऑनर है, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड हो गई। ठीक है, यानी कि आप पहले से जानते हो, कंपनीज के बारे में पढ़ोगे कभी तो वहाँ पे होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड किस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हुई, या किस कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि जो बिजनेस की मालिकों की लाइबिलिटी को सीमित करता है, लिमिटेड करता है। तो वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही तो है, एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि इसी ने तो कहा ना, मालिक एक अलग व्यक्ति है और अलग व्यक्ति बिजनेस के रिस्क को, पूरे के पूरे रिस्क को अपने ऊपर क्यों लेगा।
नहीं लेगा ना। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि इसके कारण ही व्यवसाय के आंतरिक और बाहरी दायित्वों का अस्तित्व सामने आया। जी हाँ, क्योंकि जो मालिक की कैपिटल है उसको तो इंटरनल यानी कि आंतरिक दायित्व माना जाता है, और बाकी सारे के सारे जो क्रेडिटर हो गए, जो भी लोन लिया है, वो सारे के सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर शामिल करे जाते हैं। फिर नंबर 3 पे यहाँ पे आता है, इसके अनुसार अगर व्यवसाय फ्यूचर में डूब भी जाता है, कोई नुकसान हो जाता है बिजनेस को, या बिजनेस को बंद करने की नौबत आ जाती है, तो मालिक सिर्फ अपनी लगाई हुई पूंजी का नुकसान ही बर्दाश्त करेगा। उसको 1 रुपया भी ज्यादा भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बशर्ते कानून द्वारा या सरकार द्वारा उसको ऐसा करने के लिए मजबूर ना किया जाए। और ऐसा करने के लिए उसको मजबूर तभी किया जा सकता है जब उसकी धोखेबाजी यहाँ पे पकड़ी जाए, या वो किसी तरीके से गलत चीज़ों में इन्वॉल्व यहाँ पे मिले, या उसने कोई गलत प्रैक्टिस या कोई गलत डिसीजन ऐसा लिया हो कि जिसके कारण बिजनेस के डूबने की नौबत आई हो। तो ये हमारे पास था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है भाई। इसमें साफ साफ कहा गया भाई, अकाउंटिंग के अंदर, बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जिनको मनी में मापा जा सकता है, जिनकी वैल्यूज को मनी में लिखा जा सकता है। यानी कि हर वो चीज अकाउंटिंग में जगह नहीं बनाएगी जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो व्यवसाय से रिलेटेड है। सिर्फ वही चीजें अकाउंटिंग में जगह बनाएंगी, वही चीजें बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाएंगी जिनका रिलेशन बिजनेस से है और उनको मनी में मापा जा सकता है। जैसे सिंपली अगर बात करी जाए, यहाँ पे मैनेजर, 2 डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं, उनकी अगर आपस में अनबन है, उसके कारण बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है वो तो अलग मैटर है, लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करें? क्या उस लॉस को हम यहाँ पे किसी भी तरीके से देख सकते हैं कि इन मैनेजर्स की लड़ाई के कारण कोई नुकसान हुआ? नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे पास कोई भी असेट है, कोई भी चीज़ है, तो उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे अकाउंट्स में लिखना है, तो उसको मनी में मापना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्रांजैक्शन को मैं तभी बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूँगा जब उसकी वैल्यू को मैं पैसे में माप सकता हूं। और अगर कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको मनी में मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको प्रॉपरली इग्नोर करूंगा, उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई भी जगह नहीं मिलने वाली है। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है। अब नेक्स्ट की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसमें साफ साफ कहा गया कि बिजनेस जो है ना, वो हमेशा चलता रहेगा, ये मान लिया गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप सीधा सीधा एक बात को लगा सकते हो, अपने लेवल पे सोच सकते हो कि आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो उसको महीना 2 महीना या साल भर के लिए तो नहीं करोगे ना, उसके बारे में यही तो सोचोगे काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहेगा। बस यहाँ पर इतनी सी बात रखी है कि व्यवसाय जो है ना, वो लंबे समय तक व्यवसाय करेगा, यानी कि चलता रहेगा, ये इस कॉन्सेप्ट में आया। लेकिन अब इसके इम्पैक्ट क्या हुए, इसका रिजल्ट क्या निकला अकाउंटिंग के ऊपर, तो देखिए ध्यान से भाई। जैसे ही हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल किया या इसको मान लिया, तो जो हमारे पास असेट्स हैं और जो लायबिलिटीज है ना, उनको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स की जो कैटेगरीज है उनमें बांट पाना हमारे लिए पॉसिबल हुआ। सपोज करो एक बिजनेस 2 महीने के लिए ही बनाया गया है या 1 साल के लिए ही बनाया गया, तो वहाँ पे कौन सी लायबिलिटी को हम लोग शॉर्ट टर्म मानेंगे और कौन सी लायबिलिटी को हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म मानेंगे, काफ़ी कंफ्यूजन भरा हमारे लिए हो जाएगा और हम उसको तय ही नहीं कर पाएंगे। और अगर तय कर भी दिया तो डेफिनेटली गलत होने वाला है बॉस, क्योंकि 1 साल की लायबिलिटी को हम कैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कह सकते हैं अगर बिजनेस ही 1 साल के लिए एस्टैब्लिश किया गया हो, और 1 साल की लायबिलिटी को हम कैसे लॉन्ग टर्म कह देंगे, क्योंकि 1 साल कोई बड़ी अवधि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, इसके कारण या इसके रिजल्ट में, जैसे ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, इसके रिजल्ट में लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बिजनेस, वो कर पाने में सक्षम हुआ। ठीक है, यानी कि लंबी दूरी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या लंबे समय के लिए जो अनुबंध हैं, उनको करने में अब बिजनेस कैपेबल हुआ, क्योंकि अब माना जाने लगा ना बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो उसके बारे में कोई भी ये कयास लगाना कि बंद होगा फलाना, वो तो अलग बात है। लेकिन सिंपली बिजनेस जो है
वो यहाँ पे अब लॉन्ग रन के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको करने में अपने आप को कैपेबल महसूस करने लगा। नेक्स्ट हमारे पास हुआ संपत्तियों पर हरास, यानी कि जो हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स होता है और असेट्स का जो भी लाइफ साइकिल होता है और उनकी कॉस्ट को यहाँ पे बांट पाना हमारे लिए पॉसिबल हुआ। कैसे? जब लंबे टाइम के लिए हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को अगर पहले ही साल चलो इस एग्जांपल को छोड़ो, सपोज करो आपने 2 करोड़ रुपया एक प्लांट पे खर्च कर दिया, ठीक है, और उस प्लांट पे या उस प्लांट के थ्रू आप लोगों ने 50,000 यूनिट्स कमा ली, लेकिन मार्केट में उस यूनिट की जो कीमत है 50,000 यूनिट आप लोगों ने वहां पे बना ली और मार्केट में एक यूनिट जो है ना वो 10 रुपए की बिकती है, तो मैक्सिमम पूरे साल में आप लोगों ने कितने रुपए कमाए? आप कहोगे सर जी हमने तो यहाँ पे सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए, लेकिन एक्सपेंडिचर तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 करोड़ का किया है और उसके साथ जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर है वो रह गए अलग। तो तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस 2 करोड़ के बारे में ये सोचा जाएगा कि इसके फायदे कितने टाइम तक मिलते रहेंगे और उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान उस 2 करोड़ को डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे हमने ऑनगोइंग कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि बिजनेस तो लंबे टाइम तक चलेगा। अब लंबे टाइम तक चलेगा यानी कि वो कभी समाप्त ही नहीं होगा, ये मान्यता हम लोगों ने मान ली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई, अगर बिजनेस कभी एंड ही नहीं होगा तो बीच में आने वाली फ्लक्चुएशन यानी कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे पता करेंगे? दिक्कत हो गई ना। तो इसीलिए क्या कहा यहाँ पे, भाई भले ही बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस अवधि को कुछ फिक्स टुकड़ों में बांट दें, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि भी जैसे ही हम यहाँ पे इस टाइम पे पॉइंट पे पहुंचे यहाँ पे हम लोग अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे और रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट वगैरह वो सब क्रिएट कर लेंगे और जिससे पता लगेगा कि भाई हमारी जो पॉलिसीज वगैरह वो ठीक ठाक चल भी रही है कि नहीं। क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम के बाद एकदम से हम लोगों को यहाँ पे पता लगे कि भाई आपकी जो पॉलिसीज है वो तो बेकार निकली, तो उसको ठीक कर पाना हमारे लिए शायद संभव नहीं होगा, शायद हमारे लिए उसको ठीक कर पाना एक किस्म से इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये चेक करते रहें कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, हमारी पॉलिसीज ठीक ठाक जा रही है कि नहीं जा रही है, तो शायद अगर गलत भी हो रहा है तो उसके लिए जो रेक्टिफाई करने वाली एक्टिविटीज़ है या जो हमारे पास एक्शंस हैं वो ज़्यादा जल्दी और इजी तरीके से लिए जा सकते हैं और उन गलतियों को ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, अब जो है कितने टाइम पीरियड के बाद हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी ने एक चीज पे सहमति जताई जो कि है 12 महीने। ठीक है, 12 महीने, यानी कि 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड मान लिया गया और कहा प्रत्येक 12 महीने के बाद बिजनेस के अकाउंट्स को क्लोज किया जाएगा, उनको बैलेंस्ड किया जाएगा और उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट्स जो है ना वो क्रिएट करे जाएंगे। अब ये मैंने 12 महीने कहा है, इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे नहीं सर हमने तो 1 साल सुना था, 1 ईयर सुना था, तो भाई 12 महीने 1 साल ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, कुछ बच्चे इस बात में भी टेंशन में आ जाएंगे, नहीं सर आपने कहा यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर को तय कर लिया, जबकि कुछ कंडीशंस में फाइनेंशियल ईयर डिफर, जी हाँ फाइनेंशियल ईयर डिफर हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ अपने इंडिया की, तो हमारा तो यहाँ पे जो भाई फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज़ में, सिंपली अमेरिका की बात अगर करूँ, तो वहाँ पे 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को शुरू होता है। लेकिन कॉमन चीज़ क्या है पता है? 12 महीने।
ठीक है, ये चीज़ कॉमन है, इस चीज़ के ऊपर जाइए। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये चीज़ को फॉलो करने के लिए कहता है कि आप अपनी पॉलिसीज़ को अगर चेक करना चाहते हैं तो अपने हर 12 महीने के बाद अपने अकाउंट्स को क्लोज करें और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करें और देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब इसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास जो बात है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई, गोइंग कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद अब जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों को लग सकता है, कन्फ्यूजन में आप आ जाओगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि हम मानते हैं। लेकिन अगर छोटी सी बात को दिमाग में रखें, वो क्या भाई, एक बात बताओ, आप एक चीज आज खरीदते हो 100 रुपए में, ठीक है, आपने 100 रुपए में एक चीज खरीदी और अब उस चीज को आपके पास हो गए 10 दिन, लेकिन 10 दिन के बाद उस चीज की मार्केट वैल्यू हो गई है 150 रुपए। अब ये बताओ, आप उसको बेचना चाहोगे तो कितने में बेच पाओगे? आपका साधारण सा जवाब होगा, सर जी ये तो हमारे पास 150 में ही बिकेगी, क्योंकि अब उसकी मार्केट वैल्यू 150 है। लेकिन अगले 10 दिन के अंदर अगर उस चीज की वैल्यू आ जाए 50 रुपए, तो अब आप कहोगे सर जी ये तो सोचने वाली बात हो गई। जी हाँ, मार्केट में लगातार फ्लक्चुएशन होता रहता है, जिसके कारण चीज़ों को मार्केट रेट पे यानी कि असेट्स को, संपत्तियों को बाजार मूल्य पर पुस्तकों में रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया भाई, जिस भी कीमत पे आपने वस्तुओं को खरीदा, यानी कि आपने 100 में खरीदा था ना, तो उसको आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में 100 पे ही दिखाओ। कितने पे दिखाओ? 100 पे, यानी कि उसी वैल्यू पे दिखाओ जिस वैल्यू पे आपने उसको खरीदा था। क्लियर हुआ ना? उसको मार्केट रेट पे दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो धोखा खा जाओगे भाई, क्योंकि मार्केट तो लगातार अप एंड डाउन जाती रहती है और उसमें यहाँ पे तेज है तो यहाँ पे बहुत ही मंदा यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाएगी, तो जिसके कारण जो हमारी कॉस्ट है वो थोड़ा सा ठीक नहीं जाएगी। अब बात आती है इसको हिस्टोरिकल क्यों कहा, क्योंकि जैसे ही एक दिन बीतेगा वो बात तो पुरानी, यानी कि आपने तो 10 दिन पहले खरीदी थी, तो अब वो जो कॉस्ट है वो हिस्टोरिकल होगी कि नहीं होगी, वो ऐतिहासिक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ऐतिहासिक का मतलब ये नहीं कि भी 50-60 हज़ार साल पुरानी बात, जी नहीं, 1 सेकंड बाद की बात भी आपकी ऐतिहासिक ही होता है, आपका हिस्ट्री बन जाता है, आपका पास्ट बन जाता है, और जो भी चीज़ पास्ट से रिलेटेड है वो हिस्टोरिकल कहलाती है। तो यहाँ पे पास्ट की कीमत होने के कारण इसको यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट ने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया? इस कॉन्सेप्ट ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया कि हम यहाँ पे असेट्स को मार्केट प्राइस या परचेजिंग प्राइस किस पे रखें। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस में इन्फ्लेशन वगैरह की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा हम इसको परचेजिंग प्राइस पे रखेंगे, जिससे हमको अपने एक्चुअल खर्च का भी पता लगेगा और उसी के साथ साथ हमको मदद मिलेगी। इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ एक बार रुख करते हैं, वहाँ पे क्या होता है। तो देखिए हमारे पास है अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से, इसको यूज़ करने से हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कहा कि भी हमारी जो असेट्स है ना उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन से बच गई भाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आज जो कीमत यहाँ पे 100 है वो कल 110 हो जाएगी, फिर 115 हो जाएगी। इस तरीके से मार्केट प्राइस तो भाई फ्लक्चुएट होता रहेगा, और मार्केट में जैसे ही डिप्रेशन आएगा अब वो असेट 15 की बजाय एकदम से 50 रुपये आ जाएगी। तो मार्केट रेट कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटेड होते रहते हैं, जिससे अब हमारा पीछा छूट गया, क्योंकि हमने तो फिक्स कर लिया भाई हम तो इसको अपनी बुक्स में उसी कीमत पे रखेंगे जिस कीमत पे इसको खरीदा था। दूसरा फायदा इसका क्या हुआ कि फिक्स कीमत हो जाने के कारण इसके ऊपर डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। और दूसरा जो इम्पैक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो ये है कि इससे ये जो डेप्रिसिएशन है ना, यही तो कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। इससे
उस मशीन की लागत को अलग अलग सालों में बांट पाना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। अब सपोज करो कि 10,000 रुपये की मशीन है, वो 10 साल तक काम में लाई जाएगी, तो हर साल की का कितना खर्च हुआ उस मशीन का, तो आप सीधा सीधा कह दोगे सर जी 1,000, यानी कि 1,000 रुपये सालाना का खर्च उसका हो गया। तो यहाँ पे 10 साल तक 1,000 यहाँ का खर्चा, 1,000 यहाँ का, 1,000 यहाँ का, 1,000 यहाँ का। तो इस तरीके से आप उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसकी कॉस्ट को। ये हमारे पास इम्पैक्ट हुआ कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास, इसमें कहते हैं लूप होल्स ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। भाई जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है उसकी कमियां क्या क्या हैं। देखो हर चीज़ जो यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए इंसान ने इस्तेमाल करी है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नुकसान होता भी है ना। तो यहाँ पे जो बात बताई, सबसे पहला, it is completely ignore those assets which created by the business by itself या सेल्फ एफर्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसको बिजनेस ने अपने खुद के एफर्ट्स के बिहाफ पे अर्न किया है, गेन किया है, तो उस संपत्ति को अकाउंटिंग में जगह ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो साफ साफ कहता है ना, उसी चीज को बुक में लिखेंगे जिसके बदले कोई ना कोई कैश या कोई ना कोई कंसिडरेशन दिया है, और जो चीज जिसके बदले हमने कुछ दिया ही नहीं उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह नहीं। क्लियर? ये पहली और तगड़े वाली कमी है भाई ये। उसके बाद दूसरा हमारे पास भाई हिस्टोरिक इन नेचर, ऐतिहासिक चीज हो गई ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई, और हिस्टोरिकल चीजें करंट सिचुएशन के बिहाफ पे ज्यादा काम भी नहीं आती। क्लियर? तो अब सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकल नेचर होने के कारण इसके बिहाफ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा ना, वो हमेशा शक के दायरे में आता है। क्योंकि अगर देखा जाए, देखो प्रॉफिट्स तो इन्फ्लेशन के साथ साथ हो रहे हैं ना, वहाँ पे तो इन्फ्लेशन काम कर रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रहे हों, लेकिन प्रॉफिट्स के साथ साथ अगर हम अपनी असेट्स को अपनी पुरानी वैल्यूज़ पर ही रखते हैं, तो प्रॉफिट्स वो एक्चुअली में यूँ कहा जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही होंगे, ये कह पाना पॉसिबल नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी यहाँ पे ज़रूर देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल डाटा इज़ नॉट वैल्यूएबल फॉर मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जी हाँ, भूतकाल में क्या हुआ उस डाटा के बिहाफ पे प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या होगा इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। यूँ कहा जाए वो कोई एक्चुअल रिजल्ट तक हमको नहीं लेके जाएगा। क्लियर है ना? वो कोई एक्चुअल रिजल्ट तक हमको नहीं लेके जाएगा। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी बच्चे को देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जो कि 11वीं क्लास में मेरे पास आया था, और 11वीं क्लास में जब वो बच्चा आया था मेरे पास, तो जो प्रीवियस जो टीचर्स थे वो मुझे कहते थे भी बड़ा बेकार बच्चा है भाई, ये मतलब ऐसे मान लो कि भी 10वीं क्लास भी पता नहीं कैसे पास कर गया। तो वो जो प्रीवियस डाटा था उस बच्चे का, उसके बिहाफ पे उन लोगों ने एक परसेप्शन, एक कंक्लूजन निकाल दिया कि वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बट एक्चुअली में क्या हुआ, जैसे ही वो 11th क्लास में आया, उसकी जो मेंटालिटी थी उसमें इतना ज़बरदस्त बूम हुआ कि वही बच्चा पूरे स्कूल में 12th क्लास में टॉप कर रहा है। अब वो बच्चा टॉप आया कैसे? ये इन्फॉर्मेशन जो पुरानी थी, वो इन्फॉर्मेशन उसके बिहाफ पे तो कंक्लूजन निकल गया, लेकिन क्या वो कंक्लूजन सही साबित हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक वैसे ही जो डाटा हिस्टोरिकल है, पास्ट का है, उसके बिहाफ पे फ्यूचर का अनुमान लगा पाना या फ्यूचर में उसके बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले पाना शायद इम्पॉसिबल है। हाँ, बस एक ओवरव्यू यहाँ पे लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे इसकी तगड़ी कमी माना गया है। और नेक्स्ट हमारे पास है कि देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट देन व्हाई इट इज़ यूज्ड। भाई जब इस कॉन्सेप्ट की बहुत सारी कमियाँ हैं, तो उसके बावजूद भी इसको यूज़ क्यों किया गया? तो सिंपल एक ही रिजल्ट है, इसको समझ लीजिए, रिलेवेंसी पैदा करने के लिए। यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर रिलेवेंसी, कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ताकि पानीपत में जो कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स, रोहतक में जो कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स, दिल्ली में जो कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स सेम रिजल्ट को शो करें। ठीक है? अब अगर मान लो ऐसे प्रिंसिपल्स को सेट नहीं करते, तो इसका मतलब तो वही होता है ना भाई, मेरी मर्जी, मैं जैसे करना चाहूँ वैसे कर सकता हूँ।
ठीक है। और जब मर्जी चलेगी तो भाई डाटा की तैस तैसी हो जाएगी ना, और कंपनीज की भी। नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूल एस्पेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है दोहरा लेखा प्रणाली, या यूँ कहा जाए कि ड्यूल एस्पेक्ट के अंदर ड्यूलिज्म भी इसको कहा जा सकता है। कैसे काम करता है देखिए, कोई भी एक ट्रांजैक्शन है या कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, उसके कारण कम से कम दो अकाउंट, अकाउंट 1 और अकाउंट 2 प्रभावित होंगे। ये बात इस कॉन्सेप्ट के अंदर कही गई है। अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो दूसरा कोई ना कोई दूसरा अकाउंट जरूर उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी होएगा। यानी कि वही चीज है भाई, इफ एन अकाउंट डेबिटेड विद एन अमाउंट, so there is also an account credited with that particular amount बोल रहा था, अकाउंट आ गया। यहाँ पे सिंपल सी बात बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसमें जो बात करिए वो क्या है भाई, ये जो इक्वेशन दी गई है इसको देख लीजिए, अपने दिमाग में उतार लो। ठीक है, क्या होता है, कुल संपत्तियां हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बराबर होती है, क्योंकि कैपिटल को हम यहाँ पे इंटरनल लाइबिलिटी मानती है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, और लाइबिलिटीज इनको एक्सटर्नल। तो सिंपली इंटरनल लाइबिलिटी को कैपिटल और एक्सटर्नल को लाइबिलिटी ही बोला गया है। इन दोनों के जोड़ के बराबर हमेशा संपत्तियां होती है, और किसी भी सिचुएशन में ये इक्वेशन चेंज नहीं होने वाली। और अगर किसी भाई की ये इक्वेशन चेंज हो रही है ना, तो सोच ले वो उसके अकाउंट्स गलत हो, उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ करी है। और इस इक्वेशन का मतलब, अगर सपोज करो आपके पास फर्नीचर है 1000 का, आपने उसको बेच दिया, तो असेट्स में यानी कि संपत्तियों में फर्नीचर था वो घट गया वहाँ से, लेकिन उसी के साथ साथ असेट्स में ही कैश जुड़ गया हमारे पास, संपत्ति में कैश जुड़ गया, यानी कि बेड गया, जो भी हमारे पास है फर्नीचर गया, उसके बदले कैश आ गया। तो क्या हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा? आई थिंक नहीं पड़ा। और यही चीज़ हमारे पास है। अब देखो, एक तरफ तो हमारे पास बेड जा रहा है, ठीक है, एक अकाउंट में से चीज़ें जा रही हैं और दूसरे अकाउंट में चीज़ें वापस आ रही हैं। ये हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारे पास है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। भाई ये बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के इसका बड़ा इस्तेमाल होने वाला है और बार बार इस्तेमाल होने वाला है। देखिए क्या होता है, अब बात ये हुई कि हमारे पास कब किसी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट रेवेन्यू में ट्रीट किया जाएगा। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब आगम होता है, यानी कि नॉर्मली सेल परचेज से जो हमारे पास रेवेन्यू, जो हमारे पास इनकम या जो हमारे पास पैसा आ पाता है, तो हमारे रेवेन्यू में शामिल होता है। आगम की डेफिनेशन है कि रेवेन्यू की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, पिछले वीडियोज़ को देख लेना, वहाँ पे आप इसको बेनिफिट, वहाँ पे आप इसका मीनिंग अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो रेवेन्यू क्या होता है वो चीज़ वहाँ पे पिछली वीडियो में देख लेना। लेकिन सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि रेवेन्यू एक चीज होती है सेल, ठीक है भाई, कोई भी चीज बेचते हैं सेल कहते हैं। अब सेल का टाइम और उस सेल करने के बदले जो कैश रिसीव होगा वो टाइम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने 1 जनवरी 2020 को एक माल बेचा, लेकिन किसी कारणवश उसकी जो पेमेंट है ना वो 1 जनवरी 2022 को मिला। तो अब ये बताओ भाई, इसको रेवेन्यू कब मानूं, यानी कि इसको सेल कब माना जाएगा? तो ऑब्वियसली आप ये कहोगे ये इसी वक्त माना जाएगा, यानी कि सेल के वक्त। तो जब सेल इस वक्त मानी गई तो रेवेन्यू को कब मानोगे? रेवेन्यू कैश मिले या ना मिले, आज मिले या 10 साल बाद मिले, फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू उसको उसी वक्त मान लिया जाएगा जिस वक्त वो ट्रांजैक्शन प्लेस हुई या जिस वक्त वो ट्रांजैक्शन हुई थी। अब ये तो बात है नहीं भाई कि भी हमने जो कह दिया या सारी की सारी बातों का रिजल्ट एक ही निकलने वाला है। तो इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए हायर परचेज सिस्टम, जिसको किराया क्रय पद्धति है। अरे किस्तों पे सामान लेना, तो यहाँ पे किस्तों पे सामान लेने का मतलब देखिए, नॉर्मली अगर आप एक मोटरसाइकिल कैश में निकलवाते हो तो आपने एजेंसी को पेमेंट करी और बाइक की चाबी अपने हाथ में ले ली, बाइक आपकी, बाइक सीधा सीधा आपके नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बाइक को हायर परचेज यानी कि किस्तों पे लिया है, तब उस सिचुएशन में फाइनल किस्त जब तक नहीं जाती तब तक वो बाइक, तब तक वो मोटरसाइकिल उस एजेंसी के नाम ही रहती है।
अब आप ये मत कहना कि नहीं सर जी आरसी तो हमारे नाम की बनी हुई है, वो बनी हुई है लेकिन उसके ऊपर लोन दिखाया जाता है। क्लियर है ना, लोन दिखाया जाता है। और लोन दिखा दिया तो भाई सीधी सी बात है ना, लोन किस पे लिया, बाइक पे ही तो लिया है ना। और जब लोन चुका दोगे तो बाइक आपकी, लोन नहीं चुकाओगे तो बाइक तो सामने वाले की है ना तब तक। उसके बाद फिर कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रेक्चुअल जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपने हैवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम होते हुए देखा होगा, वहाँ पे बड़ी बड़ी फर्में, बड़ी बड़ी कंपनियां सड़कें बनाती हैं, पुल बनाती है वगैरह वगैरह। अब वहाँ पे है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, किसमें किसमें, काम पूरा होने में। और काम पूरा होने में अगर टाइम लग रहा है तो पेमेंट मिलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा ना। अब एक काम है वो 10 साल में जाके पूरा हुआ तो उसकी पेमेंट क्या होगी, तो उसको रेवेन्यू रिकग्निशन कब मानेंगे। तो कहते हैं जब काम पूरा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास थोड़ा सा मैटर अलग है। और इंश्योरेंस कंपनीज भाई यहाँ पे सीधा सा है, इंश्योरेंस कंपनीज तब तक आपको क्लेम को रिकवर नहीं करती है, तब तक आपके जो है लॉस का बीड़ा नहीं उठाती, जब तक आप उनको कैश में प्रीमियम पे नहीं कर दो। यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता आपने कोई कागज़ी फॉर्मेलिटी पूरी करी है या नहीं करी है, फ़र्क इस बात से पड़ता है क्या आपने उनके इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को पे कर दिया। ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस जो हमारे पास कंपनीज़ हैं वो अपना रेवेन्यू तभी मानती हैं उसको जब उनको असल में कैश मिल जाए। इन तीनों सिचुएशन में जब तक कंप्लीट कैश नहीं मिलता तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता, जबकि बाकी सभी में कैश मिले या ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही ऑनरशिप हम दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं उसी वक्त हमारा जो है रेवेन्यू रिकग्निशन मान लिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या आ गया, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम करंट ईयर जो हमारे पास है, करंट ईयर उसकी जो भी रेवेन्यू है उसको कंपैरिजन करेंगे करंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर से। ठीक है, करंट ईयर के सीधा सीधा क्या हुआ कि भी टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें जाए तो टोटल रेवेन्यू में तो भाई देखो भाई इस साल हमको टोटल 10,000 का रेवेन्यू मिला, लेकिन फिर कहता है भाई पिछले साल का 2,000 भी इसमें शामिल है और एडवांस मिला हुआ है 2,000। तो क्या हुआ, ये 2,000 और ये 2,000 दोनों घटा दो तो पता लगा कि भाई एक्चुअल जो करंट ईयर का रेवेन्यू है ना वो तो सिर्फ 6,000 ही है, बाकी 2,000 तो एडवांस थे और 2,000 पिछले साल के मिले थे। तो चालू वर्ष का जो हमारे पास रेवेन्यू है वो तो सिर्फ 6,000 है। ठीक है, अब कहता है इस 6,000 के लिए वैसे ही एक्सपेंडिचर को भाई मान लो कि टोटल एक्सपेंडिचर अब की बार के हैं 5,000, लेकिन उसमें से पता लगा कि 1,000 वो खर्चे हैं जो पिछले साल नहीं दिए थे इस साल दिए हैं, यानी कि हमने जो पुराना कर्जा वो उतारा है और 1,000 रुपये अगले किसी खर्चे के लिए एडवांस पेमेंट हम लोगों ने कर दी है। तो उन दोनों को हटा दो तो एक्चुअल खर्चा इस साल का बनेगा 3,000। तो जैसे कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास 3,000 एज ए प्रॉफिट आ जाएगा। इस बात को अब आप यहाँ पे टेंशन ना लेने का, सीधा सीधा सोच ले। मैं हिंदी वाली स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ एक बार। चालू वर्ष के शुद्ध लाभ और हानि का निर्धारण करने के लिए हमने चालू वर्ष की अवधि का आगम निर्धारित कर लेना चाहिए और उसी अवधि का खर्च भी निर्धारित कर लेना चाहिए। यानी कि जिस भी अवधि का आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो तो उसी अवधि के रेवेन्यू का उसी अवधि के एक्सपेंडिचर के साथ कंपैरिजन करोगे तभी ये रिजल्ट आपके सामने आएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए बस सीधा सीधा क्या है, कोई भी प्रीवियस इनकम है उसको घटा दो, कोई भी प्रीवियस जो हमारे पास है एडवांस मिला हुआ उसको घटा दो, और कोई भी एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पे एडवांस में पेमेंट कर दिया या कोई भी पिछला जो एक्सपेंडिचर है इस साल पे किया है तो उनको अपने एक्सपेंडिचर्स में जगह ना दो, बाकी सब ठीक ठाक होता चला जाएगा। इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, तो देखिए ध्यान से, इसमें साफ साफ कहा गया है कि किसी आगम को लाभ हानि खाते में लिखा है तो उससे रिलेटेड खर्च को भी उसी साल लाभ हानि खाते में रख देंगे। ठीक है, भले ही उसका भुगतान अभी तक प्राप्त या भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो,
कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ से। और कहता है कि अंतिम रहती, ये रहती लिखा हुआ, सॉरी रहतिया होना चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक होता है ये। क्लोजिंग स्टॉक को हमने अगले साल का ओपनिंग स्टॉक मान के यहाँ पे चलना होता है, और अगर कोई भी एडवांस हमको मिला हुआ है तो उसको आगम में से घटा ले। ऐसा ही हम लोगों ने एक्सपेंडिचर के साथ करना है। कोई भी एडवांस एक्सपेंडिचर अगर हम लोगों ने कर दिया है, या कोई भी एडवांस हमको यूँ कहा जाए कि भी प्रीवियस ईयर का कोई भी एक्सपेंडिचर हमने इस साल पे किया है, तो उनको करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स में कोई जगह नहीं मिलने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास फिर बारी आ जाती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल मैचिंग कॉन्सेप्ट के जैसा ही मिलता जुलता है, और रेवेन्यू रिकग्निशन के साथ भी मैच करता है। क्या करता है, ये कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता आपको पैसा कब मिले, आपने रेवेन्यू या आपने जो है उसी वर्ष, जैसे सेल मान ली थी ना, सेल के वक्त ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था, यहाँ पे भी वही चीज़ है। यानी कि उधार बेचने को अलाउ करता है एक किस्म से, उधार की चीज़ों को यहाँ पे एक्रूअल। आपने कोई इनकम कमा ली लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो आपने एक किस्म से सामने वाले के अंदर उधार फंसा दी ना, तो उस बात को यहाँ पे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। मतलब अगर आपने कमा लिया तो वो आपका रेवेन्यू है, भले ही आपको वो 10 साल के बाद मिले, फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जगह देनी होगी। अब कहता है ऐसा क्यों, तो कहता है बिकॉज टाइम ऑफ सेल एंड रिसीव कैश मे बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। भाई किन्हीं कारणों से विक्रय का समय और उसके बदले मिलने वाले नकद का समय अलग अलग हो सकते हैं। वो हो सकता है उधार के कारण सामने वाला कह दे हाथ जोड़ के भाई मैं तो 10 दिन के बाद दूंगा, तो अब सेल तो 10 दिन पहले कर दी लेकिन उसके बदले कैश मिला 10 दिन के बाद, तो हम कहेंगे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको एक्रूअल बेसिस पे अपने अकाउंट्स के अंदर उसको जगह यहाँ पे देने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। देखिए बिल्कुल लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिस्ट नहीं है भाई, ठीक है, लिस्ट है लेकिन लास्ट नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, लिस्ट है लेकिन लास्ट नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 11th क्लास के अकॉर्डिंग, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हर साल होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो बेसिक सी बातें थी जिनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसको अगर मैं यहाँ पे निरपेक्षता कहूँ हिंदी में तो गलत नहीं होगा। देखिए क्या होता है भाई, जो भी डाटा आप यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, वो डाटा है ना आपका, वो बायसनेस से फ्री होना चाहिए, यानी कि बायस नहीं होना चाहिए। वो कैसे बायस नहीं होना चाहिए, सपोज करो कि आप जो है कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उसको आप एम ही तो डालने वाले नहीं हो ना, तो उसके लिए कोई ना कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके बिहाफ पे आप उसको प्रूव कर सको कि हाँ ये एक्सपेंडिचर या ये इनकम ओरिजिनल है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी एक बात है, मैं अगर आप लोगों को पेट्रोल पंप पे या आपको कोई भी थर्ड पार्टी पेट्रोल पंप पे 100 रुपये का नोट देके कह दे जाओ पेट्रोल डलवा दो, आपने 100 का पेट्रोल उसमें डलवा दिया, अब किसी भी कारणवश सामने वाला जाके आते ही आपको कहता है नहीं तूने 100 का नहीं तूने 50 का डलवाया है, तूने 100 का नहीं तूने 50 का डलवाया है, ठीक है। अब आपके पास कोई रिटर्न में इंफॉर्मेशन है क्या, आप कहोगे नहीं सर। तो जब रिटर्न में आपके पास कुछ नहीं है, आप भले कितना कुछ भी कहते रहो, वहां पे कोई प्रूफ नहीं है ना, तो वो सामने वाला कह सकता नहीं तूने 50 का डलवाया है, ठीक है। आप उसको अगर पेट्रोल पंप से आप लोगों ने वो पर्ची ली है तो आप उसको पर्ची दिखा सकते हो, देखो भाई मैंने 100 रुपये के यहाँ पे पेट्रोल डलवाया है, 50 का नहीं। तो सिंपली आपने अपनी बात को प्रूव किया, किसके बिहाफ पे, एक सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे, एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे जो उस बात का सबूत था कि हाँ आपने 100 रुपये का पेट्रोल गाड़ी में डलवाया है, क्लियर। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख दोगे जिसको बाद में आप किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से प्रूफ ही नहीं कर पाओ, तो आपके ऊपर तो भाई क्वेश्चन मार्क लगने वाला है, क्लियर हुआ ना। तो सिंपल सी बात है इसके अकॉर्डिंग, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके लिए कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले प्रोविजन या यूँ कहा जाए प्रॉपर रूल्स को फॉलो करा जाता है, और उसके लिए भी सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए जाते हैं अगर वो एक्सपेंडिचर जेन्युइन हुआ तो, ठीक है। नहीं तो ऐसे किसी भी एक्सपेंडिचर को या किसी भी इनकम को हम यहाँ पे अपने रेवेन्यू अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह बिल्कुल नहीं देंगे। अब बारी आई दूसरे इसके पहलू के ऊपर। अब क्या हुआ
भाई ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक और भी है बायसनेस। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को या बुक ऑफ अकाउंट्स में अपनी संपत्तियों को खरीद मूल्य की बजाय बाजार मूल्य पर रखना शुरू कर दूं तो क्या हो। देखिए क्या होता है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कहा कि भी मैं अपने असेट्स को परचेजिंग प्राइस की बजाय यानी कि उस वैल्यू की बजाय जिस पे मैंने उसको खरीदा था, मैं उसको रखना चाहूंगा बाजार मूल्य पर। तो क्या आप सभी जानते हैं इस बात को कि बाजार मूल्य तो लगातार अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप ऐसे होता रहता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी फ्लक्चुएशन के अंदर मैं कोई एक सही कीमत उस वस्तु की बता पाऊं। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे स्वयं के विवेक का यानी कि खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा या सोच विचार करूंगा और फिर अपने हिसाब से उसकी कोई एक कीमत तय कर दूंगा। लेकिन क्या वो कीमत सही होने वाली है? आई होप कि वो कीमत बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली है। इस बात का सीधा अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मेरे पास एक मकान है, आप मेरे मकान की कीमत बताओ, बता सकते हैं आप? अब आप कहोगे सर जी मकान हमने देखा नहीं, हमको ये नहीं पता लोकेशन क्या है, तो हम उसके बारे में कैसे बता पाएंगे कि उसकी कीमत क्या होगी। तो वही तो बात है भाई। लेकिन अगर आपको मैं फिर भी फोर्स करूं नहीं बताओ नहीं बताओ बताओ, तो तब आप कह दोगे सर जी 1,00,000 2,00,000 10,00,000 50,00,000, वो अपने अपने हिसाब से आप तुक्के मारोगे ना। लेकिन वो क्या हुआ, वो डाटा वो एक्यूरेट तो नहीं है ना, वो पर्सनल बायसनेस से स्वयं के पक्षपात से वो लिप्त है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। तो इसीलिए इसने कहा कि आप जो भी व्यवसाय में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिनको विभिन्न डॉक्यूमेंट्स के द्वारा प्रूव किया जा सके, और ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे बिजनेस के अंदर जगह बिल्कुल नहीं देंगे जिसको किसी डॉक्यूमेंट से प्रूफ नहीं किया जा सके। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होती हैं, देखिए समझ लीजिए इस चीज को। कन्वेंशन जिनको हम हिंदी में कहते हैं भाई परिपाटी, परिपाटी। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है परंपरा। परंपरा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कस्टम कहते हैं। तो वही तो बात है यहाँ पे। तो कहते हैं दीज कैन बी डिफाइंड एज द कस्टम्स एंड सिस्टम्स दोज आर जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल अकाउंटेंट्स। कहते हैं सभी लेखपालों ने जिनको मान लिया, जिन परंपराओं को मान लिया है, उनको हम यहाँ पे कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दीज आर नॉट ऑब्लिगेटरी बाय द लॉ, यानी कि ये कानून द्वारा संचालित नहीं है, कानून द्वारा इनको ऑब्लिगेटरी यानी कि मानने के लिए सबको बाध्य नहीं किया गया है। और इसीलिए क्योंकि ये कानून ने सबके ऊपर एक जैसे रूप से अप्लाई नहीं करा है या कानून द्वारा इनको मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए ये पर्सनल बायसनेस से कंप्लीटली अफेक्टेड होते हैं। यानी कि परंपराएं, सिंपली आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा कि लोग शादी ब्याह की बात कर लेते हैं भाई। शादी ब्याह में कई बार हम लोगों ने देखा होगा भाई जो मिठाई का कमरा होता है, मिठाई का कमरा, ठीक है, जिसमें शादी ब्याह में मिठाई बना ली जाती है और फिर उसको एक कमरे में रख लिया जाता है, जिसको नॉर्मली हम कह देते हैं कि कुठार कहते हैं, हमारी हरियाणवी में तो इसने कुठार कहा कर है, ठीक है। और वैसे शायद कोठा भी कह देते हैं, मिठाई का कमरा आप कह सकते हो, हिंदी में इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो भी बंदा होता है जो उस मिठाई के कमरे की देखभाल करता है, वो होता है उस व्यक्ति की जो लड़की होती है ना, जिसके घर पे भी शादी है, उसकी लड़की का जो हस्बैंड होता है ना, वो वहाँ पे बैठता है। अब अगर मान लो लड़की का हस्बैंड वहाँ पे बैठने से मना कर दे तो परंपरा तोड़ दी जाती है और वहाँ पे क्या करेंगे, चलो फूफा जी को बैठा दिया जाता है। फूफा जी भी अगर मना कर देते हैं तो कोई ना कोई भाई बंधु, लेकिन परंपरा तो ये है कि वहाँ पे बैठेगा वही, यानी कि घर का जमाई,
घर का जो दामाद है ना वो वहाँ पे बैठेगा। लेकिन अब ट्रेंड ऐसा नहीं रहा तो लोग परंपराएं तोड़ देते हैं, वो अपने अपने विचार अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पे रहने वाली है कि भी बिजनेस इनमें अपनी ज़रूरतों के मुताबिक फेरबदल कर सकता है। बिजनेस इनको कंप्लीटली मानने के लिए बाध्य नहीं है। मानना ज़रूर है कि हाँ होगा, लेकिन उनको कंप्लीटली फॉलो करने के लिए वो बाध्य बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। चलिए अब शुरू करते हैं। हमारे पास जो कन्वेंशंस हैं वो कितने पर, तो यहाँ पे 4 कन्वेंशंस यानी कि 4 परिपाटियाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहली आ गई फुली डिस्क्लोजर वाली, और उसके बाद फिर हमारे पास कंसिस्टेंसी, फिर हमारे पास कंजर्वेटिज्म, ये कंजर्वेशन लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, कंजर्वेटिज्म, और उसके बाद मटेरियलिटी, ठीक है, जिसको यहाँ पे सारता की परिपाटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ के बात करते हैं फुली डिस्क्लोजर की। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग कहा कि आपने बिजनेस के फाइनेंस अफेयर्स से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जगह देनी है, ताकि डिफरेंट काइंड के यूजर्स को अलग अलग इंफॉर्मेशंस के लिए धक्के ना खाने पड़े। यानी कि एक ही बार में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन से जुड़ी हुई हैं, तो आपने वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। क्यों, ऐसा क्यों कहा, तो ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन यूजर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिंपली इसके अनुसार बिजनेस की व्यावसायिक वित्तीय मामलों से संबंधित समस्त सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट करनी अनिवार्य है, और कोई भी सूचना यहाँ पे छुपाया जाना गलत माना जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक सूचना जो विभिन्न यूजर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो और उनके भविष्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हो, तो उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमारे पास फुली डिस्क्लोजर, या यूं कहा जाए सिंपल से शब्दों में, भाई जो भी सूचना है ना वो सारी की सारी बता दो, कुछ भी छुपाना नहीं है, बस ये यहाँ पे कहा गया है। अब इसमें बात बताई गई कि कुछ विशेष एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे, भाई जिनको लिखा जाना बहुत ज़रूरी माना जाता है। सबसे पहला आ जाता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जिनको आकस्मिक दायित्व के नाम से जाना जाता है, या यूं कहा जाए कि संभावित दायित्व के नाम से जाना जाता है। कैसे, सपोज करो आपके बिजनेस के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस का नतीजा अगर आपके पक्ष में आता है तो आपको 10 लाख का फायदा होगा, और अगर मान लो कि भी आपके कोर्ट केस आपके जो है उल्टा, यानी कि आपका एंटी अगर रिजल्ट आ जाता है, तो तब आपको 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तब उस सिचुएशन में या उस बात को आप यहाँ पे लिख के बताओगे कि भाई हमारे ऊपर एक कोर्ट केस भी चल रहा है, और अगर आपने ऐसा नहीं बताया तो ये फुली डिस्क्लोजर की जो हमारे पास परंपरा है उसको तोड़ने का काम आप करोगे। नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपके स्टॉक में वैल्यूएशन का जो भी मेथड आप लोग यूज़ करते थे, अगर आपने उसमें कोई चेंज किया है, अकाउंटिंग का कोई मेथड जो भी यूज़ करते थे आपने उसमें कोई चेंज किया है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कोई मेथड पहले यूज़ करते थे आपने उसमें कोई चेंज करा है, तो भाई उसको बता दो, भाई हम पहले इस मेथड से करते थे, अब इस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो देखो बुक ऑफ अकाउंट्स में तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, हम अपनी असेट्स को उसी वैल्यू पे रखेंगे जिस वैल्यू पे उसको खरीदा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे ली गई हैं उनकी मार्केट वैल्यू भी आप फुट नोट में बता दो। फुट नोट का मतलब वो नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स के नीचे वहाँ पे लिख के बता दो कि भी मेरी असेट्स जिनकी बुक वैल्यू 10,000 है, मेरी इन्वेस्टमेंट जिनकी बुक वैल्यू तो 10,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू उनकी फ़िलहाल 1 लाख रुपए है, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर पड़ता है, और इन्वेस्टर्स को ऐसे डिसीजन या इन्फॉर्मेशन उनके डिसीजन को काफ़ी प्रभावित करती है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो कंसिस्टेंसी है उस चीज़ को लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकाउंटिंग मेथड में नॉट चेंज ईच ईयर, यानी कि जो भी मेथड आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो भी मेथड आप लोगों ने अकाउंटिंग का यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको बार बार हर साल आप चेंज नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं, जो बुक ऑफ अकाउंट्स में, उनमें से एक चीज़ गायब हो जाएगी, जिसके गायब होते ही आप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाओगे, और वो होगी कंपैरिजन कैपेबिलिटी। जी हाँ, तुलना करने की क्षमता। अब अगर मान लो आप 2 ऐसे व्यक्तियों की तुलना करते हो जो ना तो एक जैसे हैं, ना ही उनकी प्रकृति एक जैसी है, ना ही वो एक जैसा खाना खाते हैं,
ठीक है, तो उनमें आप ये चीज कह के तो कंपैरिजन कर लोगे, दीज आर द ह्यूमन बीइंग, दूज आर द ह्यूमन बीइंग एंड दीज आर द ह्यूमन बीइंग, ये कह के कंपैरिजन कर दोगे, लेकिन बाकी कंपैरिजन कहाँ से लाओगे, क्योंकि बाकी तो कोई भी क्वालिटी उनकी मैच करती ही नहीं। तो ठीक वैसे ही अगर आप अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, अगर आप अपने अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मेथड आपने यूज़ किया उसमें हर साल चेंज करते रहोगे, तो आप अपने ही पुराने डाटा के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर पाओगे और दूसरी फर्मों के साथ कंपैरिजन करने की क्षमता को भी खो दोगे। और इससे क्या होगा, इससे आप एक किस्म से अकेले पड़ जाओगे और अपनी तुलना किसी के भी साथ कर पाने में सक्षम नहीं होगे। तो इसके अनुसार जो प्रतिवर्ष एक समान लेखा विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न वर्षों के परिणामों की तुलना करी जा सके और प्रबंधकों और अन्य पक्षकारों को कोई निर्णय लेने में परेशानी ना हो। क्योंकि जो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी तो कंपैरिजन करते हैं ना भाई। आप लोग यहाँ पे अमेजोन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, जब तक आपको कई चीज़ों का कंपैरिजन ना कर लो तब तक आप किसी भी चीज़ को बेहतर और बुरा कैसे कहोगे। और वैसे ही अगर आपका डाटा किसी के साथ कंपैरिजन करने लायक ही नहीं या हो ही नहीं सकता तो वो लोग आपसे बचना पसंद करेंगे। समझ में आई बात, ये ध्यान में रखना हमारे। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। भाई यहाँ पे सीधा सीधी बात है, भविष्य की हानियों के लिए पहले से जुगाड़ कर लो और जो लॉस है उनको, जो प्रॉफिट्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए इग्नोर करो। यानी कि प्रॉफिट्स को तब देखेंगे जब वो एक्चुअली में हो जाएंगे और भविष्य में हो सकने वाली हानियों के लिए पहले से ही प्रोविजंस क्रिएट कर लो। अब क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इस परिपाटी यानी कि इस परंपरा के कारण प्रोविजंस को अकाउंटिंग में जगह मिली। यानी कि हम डिफरेंट काइंड के जो प्रोविजंस है, जैसे कि हमारे पास प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, उनको क्रिएट कर पा रहे हैं। वो किसके नतीजे, इसी परंपरा के नतीजतन हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में उनको जगह वो मिली है। तो अब ये चीज़ हमारे पास है। दूसरा इसका क्या हुआ कि जो भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है उसको खरीद मूल्य यानी कि जितने में वो खरीदा था या उसको सेल्स प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य, दोनों में से जो भी कम है ना उस पर रखा जाएगा। उसका नतीजा वही है भाई जो ये रखने का, क्योंकि मार्केट प्राइस तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ताकि लॉस को, फ्यूचर या पोटेंशियल लॉस को कम से कम रखा जा सके। इसीलिए खरीद प्राइस यानी कि परचेज प्राइस और सेल प्राइस दोनों में से जो कम है उस पे बुक ऑफ अकाउंट्स में हमारे क्लोजिंग स्टॉक को रखा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन है इसकी कंजर्वेटिज्म की। तो सबसे पहले लिमिटेशन तो है भाई लाभ कम हो जाते हैं, क्योंकि देखो भाई आप लोगों ने हानियों को तो बिना हुए ही बुक ऑफ अकाउंट्स में जगह दे दी और प्रॉफिट्स को आप लोगों ने कंसीडर अभी तक करा नहीं, तो प्रॉफिट तो कम होंगे ना भाई, लाभ तो कम दिखेंगे ही ना। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये की हानि जो अभी तक हुई भी नहीं उसको आपने पहले से ही प्रोविजन के रूप में बुक ऑफ अकाउंट्स में डाल दिया, तो लाभ तो कम बनेंगे ना। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास, जब आप ऐसे जो हानि हुई नहीं उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लोगे और बाद में वो पैसा पूरा का पूरा मिल भी गया, तो उससे क्या हुआ, उससे एक सीक्रेट रिजर्व यानी कि गुप्त संचय यहाँ पे बनते चले जाते हैं। और नंबर 3 भाई बिजनेस की व्यावसायिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को यहाँ पे काफ़ी मुश्किल से तय किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस उसके अकाउंट्स के थ्रू तो गरीब आदमी लगे लेकिन अंदर बहुत मोटा माल छुपा के बैठा हो। तो सिंपली यहाँ पे बात वही है यार कि अगर आपने कंजर्वेटिज्म्स के अकॉर्डिंग बिजनेस किया है या बुक ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को लिखा है तो बिना हुई हानि के कारण लाभ तो कम हो जाएंगे, लेकिन उसी के साथ गुप्त संचय भी इकट्ठे हो जाएंगे। और गुप्त संचय यानी कि वो धन जो छुपा हुआ है जिसका लोगों को पता नहीं, उसके कारण तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बेहतर है, लेकिन आपके बुक ऑफ अकाउंट्स आपको यहाँ पे गरीब आदमी शो करेंगे। ये चीज़ हमारे पास है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और वो हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब देखिए ये क्या कहा यहाँ पे, जो भी हमारे पास सारता की परिपाटी इसको कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने फुली डिस्क्लोजर पढ़ा। सबसे पहली परंपरा थी फुली डिस्क्लोजर की, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन है ना भाई उसको पूरा डिस्क्लोज करो, सभी को बताओ, एक एक इंफॉर्मेशन बताओ, कुछ भी मत छोड़ो। लेकिन ये कहती है भाई
ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दो। क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इतने भारी बना रहे हो? अब एक बंदा उसको चाहिए सेल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल, आप उसको परचेज, उसको क्रेडिटर, डेटर वगैरह सब पकड़ा दोगे तो वो तो बेचारा खामखा टेंशन में आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या कहा कि भाई वही इन्फॉर्मेशन आप दो जो ज़रूरी है, गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप मत दो, इससे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा और यूज़र का टाइम जो है ना वो भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो उनका टाइम बचाने के लिए हमने और उनको सीधी हेल्प करने के लिए हमने जो है कौन सा जो सारता की परिपाटी है या सारता की जो परंपरा है उसको फॉलो करना होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अंतर किसमें, दोनों में। एक तो हमारे पास है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा हमारे पास है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इन दोनों में क्या अंतर यहाँ पे है, तो इनके अंतर को हम यहाँ पे डीपली स्टडी कर लेते हैं, एक बार सशस्त्र निगाहों से देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो देखो भाई साफ साफ कहा कि ये लॉ से यानी कि कानून द्वारा इसको इनेक्ट किया गया है। क्लियर है, कानून द्वारा इसको इनेक्ट किया गया है, इसको यूं कहा लागू करा गया है। बट जब कन्वेंशंस की बात करी तो कहते हैं तो सिंपल एजम्पशन है भाई और सभी ने मान लिए, बस कानून इसके पीछे नहीं है। नंबर 2 पे यहाँ पे आया, कहता है दीज आर द फिक्स्ड डज नॉट अफेक्ट बाय द पर्सनल डिसीजंस। जी हाँ, इनको एज इट इज यूज करना होता है, इनमें किसी प्रकार का फेरबदल कर पाना संभव नहीं क्योंकि सरकार अलाउ ही नहीं करती। लेकिन यहाँ पे तो है ना पर्सनल बायसनेस, यानी कि जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर लूँगा, यानी कि मेरे पर्सनल डिसीजंस और मेरी जजमेंट्स मेरी परंपराओं को पूर्ण रूप से अफेक्ट करेंगी। और नंबर 3 कहता है दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेसेस इन द सेम, यानी कि जो हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो ईस्ट हो या वेस्ट हर जगह पे एक जैसा इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस जैसी ज़रूरत वैसा परिवर्तन, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इस्तेमाल कर लो क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है भाई। ये हमारे पास इसी के साथ इस टॉपिक का हमारे पास एंड होता है। आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से सुना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ बेहतर मिला होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।